कृष्णा जी और गायत्री को एक ही बेटा है। माँ ने बचपन से ही साहिल को लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। शायद तभी आज आखिर साहिल ने अपने मन की बात अपने पिता के समक्ष रख ही दी। मैंने फैसला कर लिया है, जो भी हो मैं शादी सिर्फ विभा से ही करूंगा। आज साहिल ने ऐसा कह तो दिया। वह घर के आंगन में खड़ा था। उसके पिता कृष्णा जी भी आंगन में खड़े थे। बेटा दृढ़तापूर्वक कहता है कि वह सिर्फ उस लड़की के साथ शादी करेगा। इसी वजह से वो इतनी सारी लड़कियों के प्रस्ताव को ठुकरा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत! गरजते हुए कृष्णा जी उछलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके हाथ में लाठी थी। पिता को दौड़ा आते देख साहिल ऐसे चलने लगा मानो भागता हो। पिता ने लाठी बेटे के पैरों को लक्ष्य करके फेंकी। सौभाग्य से निशाना चूक गया। शोर गुल सुनकर गायत्री रसोई घर से बाहर आई। क्यों हल्ला मचाते हो? पति पर रौब सा जमाते हुए उसने पूछा। कृष्णा जी ने जवाब दिया, देखो ना इसकी हिम्मत, मेरे सामने कहता है कि उस लड़की से विवाह करेगा। बदतमीज। फिर भी गायत्री ने पति को दोषी ठहराया। खैर, उसने तो उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है, लेकिन मैं पूछती हूँ, तुमने क्यों ऐसे उसे कहने का मौका दिया? कृष्णा जी अब पत्नी पर गुस्सा हो उठे। तुम क्यों नहीं कहोगी? तुम्हारा खानदान भी कुछ ऐसा है। गायत्री भड़की। मेरे खानदान के बारे में कुछ न कहना। क्यों? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारे खानदान पर गया है। मैंने थोड़े ही ऐसा कहा। झगड़ा तूल ना पकड़े, इस ख्याल से गायत्री भीतर चली गई। मारे गुस्से के कृष्णा जी कुछ बड़बड़ा रहे थे। रसोई घर में गायत्री भी कुछ झुनझुना रही थी। घर से निकल जाने पर साहिल गया सीधे विभा के घर। विभा सामने मोहल्ले में रहती थी। वह मानो एक कलाकार थी। झगड़ा खत्म होते न होते वह सीधे विभा के घर जाता है, मानो इस उद्देश्य से कि उसके पिता देख ले। अपने पिता की रत्ती भर भी उसे परवाह नहीं। किसी पागल की तरह कृष्णा जी चिल्ला उठे। अरे देखो ना, वह कहाँ जाता है? गायत्री उत्तरी तरफ वाले आंगन में आई। उसने देखा कि उसका बेटा विभा के घर की चौपाल पर बैठा है। तब विभा आंगन में आकर खड़ी हुई। दोनों में कुछ बातचीत हो रही है। विभा पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही है। साहिल के माता पिता दोनों ने यह सारा दृश्य देखा। अब की बार काली का आवेश हुआ गायत्री पर। देखो ना इसे, कैसी ठसक दिखा रही है। न मालूम कौन सा टोना टोटका करके उसने मेरे बेटे को बस में कर रखा है। कहते कहते गायत्री का कलेजा मुंह को आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा सदा के लिए उसके हाथ से निकल गया हो। वह अपने आप को भूलकर जोर से पुकार उठी, अरे साहिल! लेकिन मुड़कर देखा विभा ने। साहिल भीतर चला गया। उस मोहल्ले के लिए उस महीने की प्रमुख घटना थी यह। साहिल विभा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन साहिल के माता पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं। यही नहीं, दोनों इस विवाह के विरुद्ध हैं। एक दो लोग बीच में आए। उन लोगों ने समझाया कि लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध होने से लाभ होगा। पड़ोसी की एक माता जी आई। उसने गायत्री को समझाया, सुनो ना मेरी बात, लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध है। समझो कि तुम बीमार पड़ी, कौन है तुम्हें चाय पानी बनाकर देने वाला? यह लड़की लग्न से तुम्हारी सेवा करेगी। मेरी बात मानो, इस संबंध में तुम्हारा भला है। धत! गायत्री ने ऐसा धुतकारा कि माता जी के कान फट गए। उसके बाद से माता जी ने इस घर में ताकना भी बंद कर दिया। एक और पड़ोस के दोस्त आए। उन्होंने जरा सूझबूझ से काम लिया। कृष्णा जी से कहा, जो भी हो, बेटा तुम्हारा उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। चूंकि उसने फैसला कर लिया है, इसलिए भला यह होगा कि हम सब मिलकर उनका शादी करा दें। कम से कम दुनिया वालों को दिखाने के लिए। चूल्हे में जाएं तुम्हारे दुनिया वाले। हमारी सहमति से यह वह नहीं होगा। आखिर वह लड़की है कौन? जानते नहीं हो कि विजय मेरा दुश्मन है। दुश्मन के भाई की बेटी मेरे घर की बहू बने? वाह रे! एक और समझदार पड़ोसी आए। ये जरा गौरवपूर्ण थे। देखो, माता पिता का यह दावा करना स्वाभाविक है कि संतान के लिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। कृष्णा जी ने कहा, इस लड़के के लिए हमने
क्या नहीं सहा। लेकिन वही लड़का आज मुझे देखकर निसंकोच कहता है कि वह उस लड़की के साथ ही शादी करेगा। ऐसी हिम्मत। बेचारे कृष्णा जी रो पड़े। पड़ोसी ने कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, फिर भी लाचार होकर उसने ऐसा कहा था। बात कृष्णा जी की समझ में नहीं आई। भाई जरा बताओ कि वह लाचार क्यों? हाँ भाई, वह लाचार तो है। तुम्हारे प्रति उसमें अटूट श्रद्धा है। समझ लो कि इस श्रद्धा के कारण ही उसने यह शादी करने का फैसला किया था। कृष्णा जी अब भी कुछ समझ नहीं सकी। यह क्या पहेली बुझाते हो? पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोलने लगा, वह चाहता है कि उसके नाम पर कोई दाग न लगे, इसलिए ही उसने उस लड़की के साथ शादी करने का निश्चय किया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वह तुमसे कह नहीं पा रहा है। कृष्णा जी हक्का बक्का रह गए। आखिर पड़ोसी ने वह रहस्य उनके कानों में कहा, वह लड़की माँ बनने वाली है, कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा है। ऐसी हालात में उस लड़की को छोड़ना क्या सही होगा? कृष्णा जी के लिए यह बिल्कुल ताज़ा खबर थी। एक पल के लिए वह सन्न रह गए, फिर बोले, मैं तभी से उसको चेताता आ रहा हूँ कि उधर मत जाया कर, मेरे दुश्मन का घर तो है वह, जाओ तो खतरा। अब आया है अक्लमंदी का काम करके, समझता है कि माँ बाप मानेंगे। यह बात है ना, जो भी हो हम इस शादी में सम्मिलित नहीं होंगे, हमारी अनुमति के साथ यह विवाह नहीं होगा। वह पड़ोसी भी पराजित हुआ। अब यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि माता पिता की सहमति के साथ यह विवाह संपन्न होने वाला नहीं है। विवाह बिन माँ की लड़की थी। पिता अनपढ़ थे। पिता का एक छोटा भाई था, बड़ा होशियार, नाम था विजय। उसमें और कृष्णा जी में बड़ी दुश्मनी थी। कृष्णा जी को अपमानित करने का एक अच्छा अवसर विजय को मिला। ऐसा मौका वह क्यों हाथ से निकलने देगा? अब साहिल का विचार था कि किसी प्रकार के आडंबर के बिना मोहल्ले के 4 बड़े आदमियों के समक्ष शादी संपन्न हो जाए। माता पिता, चाचा मामा और अन्य सगे संबंधी नाराज हो चुके। उनकी अनुपस्थिति में भोज आदि रखना अनावश्यक है। पैसे का खर्च अलग। ससुर जी ने इस सुझाव को मान लिया, किंतु विजय इससे संतुष्ट नहीं है। उसके भाई के घर होने वाला अंतिम शुभ कार्य है यह, इसलिए ठाट बाट से ही करना है। विभा के पिता के पास कुछ रुपए थे। छोटे भाई के दबाव के सामने बड़े भाई को झुकना पड़ा। विभा की भी यही अभिलाषा थी कि उसका विवाह ठाट बाट से हो, इसीलिए साहिल ने मान लिया। सारा गांव विवाह में निमंत्रित था। अच्छा खासा भोज भी था। विवाह के पहले दिन रात भर गाना ही गाना था। एक प्रकार की आत्मसंतोष के साथ विजय बोला, वह बेईमान कृष्णा आज सो नहीं पाएगा। उस दिन एक बड़ा भोज भी था। उस दिन तड़के ही कृष्णा जी उठकर कहीं चले गए थे, लेकिन गायत्री थोड़े ही कहीं जा सकती थी। पूरे दिन उसकी आंखें बरसती रही। जिस पुत्र को अपनी कोख में 9.5 महीने ढोकर जन्म दिया, उस पुत्र ने न केवल उसकी अवहेलना की, बल्कि अपने माता पिता को कहीं मुंह दिखाने के योग न रखा। वह यह भली भांति जानती थी कि यह सारा ठाट बाट उसे और उसके पति को अपमानित करने के लिए ही है। इस काम में उसका बेटा उन लोगों का साथ देता है। वह सब कुछ भूला हुआ है। गायत्री ने अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर श्राप दिया, जिसने मेरे बेटे को टोने टोटके से इस तरह कर दिया उसका सिर फूट जाए। बेटे की पुरानी आदतों को याद करती तो यह विश्वास पक्का हो जाता कि बेटे पर टोना टोटका कर दिया है। बेटा पहले तो ऐसा नहीं था, माँ बाप की बात मानने वाला था। शादी हो गया। कृष्णा जी और गायत्री बेटे को दूर से देख लेते थे। वह शादी सारे मोहल्ले की चर्चा का विषय बन गया। दोनों के संबंध में कहने सुनने को बहुत कुछ था। विभा के पिता को इस बात पर भरोसा था कि उसे एक दामाद मिल गया, भले ही सारे रुपए खर्च हुए हों। 2 महीने बीते चले। एक दिन साहिल अपने घर गया। साहिल शादी के पहले अपना घर छोड़ गया था। तब से पहली बार घर में कदम रखा है। मुख मुद्रा देखने पर ऐसा मालूम होता है कि वह किसी निर्णय पर आ पहुंचा है। आहट सुनकर कृष्णा जी ने सर उठाकर देखा। साहिल थर थर काँप उठा। कृष्णा जी मारे क्रोध के उछल पड़े। क्यों रे, तू इधर क्यों आया? बेटे ने जो वाक्य याद कर रखा था
जैसे तैसे कह दिया, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तुझे हिस्सा चाहिए? हाथ उठाते हुए कृष्णा जी आगे कूद पड़े। बेटा चंपत हो गया। इस बीच में विभा के पिता का देहांत हो गया। विभा का गर्भ बढ़ रहा था, घर का खर्च मुश्किल से चलता था। तब उनका एकमात्र सहारा चाचा विजय ही था। उसने साहिल को उपदेश दिया, सुनो, तुम अपने उस दुकान का किराया खुद लिया करो, आखिर सब तुम्हारा ही है, तुम्हारा भी तो हक है। जैसे तैसे उसने बेटे होने के हक से 1 महीने का किराया ले लिया। जब इसकी खबर कृष्णा जी को हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत की। पुलिस के सिपाही साहिल को कैद कर ले गए। शाम को चाचा विजय उसे छुड़ा लाया। खैर कहीं चैन नहीं। मोहल्ले वाले फिर आए समझाने, देखो आखिर तुम्हारा ही बेटा है, यूँ दर दर की ठोकरें खा रहा है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो समझो। अंत में कृष्णा जी जमीन का कुछ हिस्सा बेटे को देने के लिए राजी हुए। अब विभा ने एक बच्चे को जन्म दिया। इधर उधर से कर्ज लेने पर ही साहिल यह सारा खर्च संभाल सका। बंटवारे में जो 5 एकड़ जमीन मिली उससे उनका गुजारा नामुमकिन ही था। चाचा विजय की मदद से साहिल ने जमीन 10 लाख रुपए में बेच दी। उस दिन रात को पति पत्नी ने भविष्य के बारे में देर तक सोच विचार किया। 8 लाख बचे हुए हैं। विभा को एक युक्ति सूझी, क्यों ना हम एक बिजनेस शुरू करें। साहिल को यह सुझाव पसंद आया। एक दिन की बात है, गायत्री कुछ काम से जा रही थी। सिर उठाकर देखा तो एक लड़की गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। गायत्री को यह समझने में देरी न लगी कि वह बच्चा किसका है। गायत्री ने उस लड़की को अपने पास बुलाया, बिटिया मुन्ने को इधर लाओ ना। वह लड़की गायत्री के पास आई। हाथ बढ़ाने के पहले ही मुन्ना गायत्री की तरफ उछल पड़ा। अगर गायत्री नहीं पकड़ती तो मुन्ना नीचे गिरा होता। उधम मचाता, चीखता चिल्लाता अपनी दादी से हिल मिल गया। उस दिन रात को खाने के बाद जब कृष्णा जी पान खा रहे थे, उसे एक अवसर जानकर जरा संकोच के साथ गायत्री बोली, सुनिए तो, आज एक खास बात हुई है। कौन सी बात? गायत्री ने कहा, खून का रिश्ता बड़ी चीज होती है। हुआ क्या? आज शाम को मैं बाहर जा रही थी, वह मुन्ना दादी कहता हुआ मेरी तरफ कूद पड़ा। अगर मैं हाथ ना बढ़ा लेती तो बच्चा नीचे गिरा होता, मुझे छोड़ जाता ही नहीं। कृष्णा जी ने कहा, परसों मैंने भी उसे देखा, वह मेरी तरफ ही कूद पड़ा। मुन्ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। गायत्री ने विरोध किया, ना, मैं कहती हूँ कि वह बिल्कुल अपने दादा की तरह है। इधर साहिल के बिजनेस में वृद्धि नहीं हुई। बात यह थी कि उसे इन बातों का परिचय न के बराबर था। घर के खर्च के लिए बिजनेस से लेना पड़ता था। शाम का समय था, दोनों घर पर थे। उस दिन भी वह लड़की मुन्ने को लेकर आई। उस दिन वह अपने दादा के हाथों में कूद पड़ा। कृष्णा जी ने मुन्ने का मुखड़ा दादी के मुख से मिलाते हुए कहा, लो, कोई फर्क नहीं। मुन्ने को ले जाते समय बहू से कहने के लिए गायत्री ने एक बात कही, कह दो उससे कि रोज मुन्ने की नज़र उतारे। एक शाम को बेटे के घर से मुन्ने के लगातार बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कृष्णा जी और गायत्री घर के पिछवाड़े में खड़े थे। गायत्री ने बेचैनी से पति से पूछा, मुन्ना क्यों बिलख रहा है? कहीं उसका दम ना घुट जाए। मुन्ने की माँ कहाँ गई? शायद वह घर में नहीं है। बच्चा क्यों ऐसा रोता है? उसकी सेहत ठीक नहीं है क्या? बेटा भी उधर नहीं है, वह काम पर गया है। दोनों ने बेचैन होते हुए बेटे के घर में घुस गए। मालूम हुआ कि बहू बेहोश पड़ी है, उसे जोर का बुखार है और मुन्ना जोर जोर से रोए जा रहा है। कृष्णा जी ने झट से पोते को उठाया और गायत्री बहू को संभालने लगी। बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी विभा। जैसे तैसे बहू को हॉस्पिटल लेकर गए। तब तक साहिल भी वहाँ पहुँच चुका था। जब विभा को होश आया तो उसने पूछा, मेरा मुन्ना कहाँ है? वह अपने दादा और दादी के साथ है। यह बात गायत्री ने बोला।
बहू का मुख चमक उठा। हाँ बहू, अब वो अपने दादा दादी के साथ रहेगा। तभी साहिल टोकते हुए बोला, और मैं माँ? कृष्णा जी ने आंखों से आंसू रोकते हुए बोले, तू भी और बहू भी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं पापा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पापा, मैंने यह सबक ज़रूर ले लिया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब साहिल विभा अपने असली घर लौट गए। साहिल अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाता है और खुशी खुशी वक्त गुजर रहा है। वाकई में विभा एक गुणी और संस्कारी बहू भी है। इससे अच्छी बहू शायद ही वो ला पाती। इस बात की तसल्ली गायत्री जी को है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।